एक स्ट्रक्चर डाला जिसको बोला मैंने नेस्टेड नेस्टेड स्ट्रक्चर एनएस। इसको मुझे डिफाइन करना था। इसमें मैंने एक मेंबर ले लिया इंट एक्स, ये फिर मैं गया और मैंने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया और स्ट्रक्ट कीवर्ड में मैंने कुछ भी एक डेटा टाइप का नाम दे दिया और माई डेटा टाइप ले लिया। और इस माई डेटा टाइप का भी एक वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अगर उसका एक वेरिएबल आप डिफाइन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो बाई का जो टाइप है वो एमडी है। ये आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। तो यहां पर एक मेंबर है जो सिंपल इंटीजर है, लेकिन जो एक मेंबर है वो स्ट्रक्चर है ना। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आपने लिया है। अब ये जो बाई है वो एमडी टाइप का है। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि एमडी क्या है, एमडी को कैसे लिखा गया है, एमडी को डिफाइन कैसे किया गया है। तो एमडी को आप गए और एमडी में आपने ले लिया कि भैया इंट जेड है एक वेरिएबल लाइक दैट। अब आपने फाइनली एमडी को भी डिफाइन कर दिया। एमडी को जैसे ही आप डिफाइन करने गए, आप मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में गए और मेन फंक्शन में जाके आपने फाइनली स्ट्रक्ट लिखा और जो फाइनल डेटा टाइप था वो एनएस था। आपने एनएस लिख दिया। एनएस डेटा टाइप में आपने वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, तो आप वेरिएबल का नाम दे दो। वेरिएबल का नाम मैंने यहां पे ए दे दिया, दिस। अब मुझे क्या करना है, इस जेड में 10 असाइन करना है, इस जेड में 10 असाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ए से बाई पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि ए से मुझे बाई पे पहुंचना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। तो ए को मैंने बाई से बाइंड कर दिया, ए डॉट बाई। फिर चूंकि बाई के अंदर जेड है तो मुझे जेड भी बाइंड करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको 10 दे सकता हूं लाइक दैट। अभी स्टोरी यहां से देखने पे बड़ी सिंपल लगती है आपको, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। स्टोरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर इस पर बनाया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है नेस्टेड पे। तो अब इसको समझने का मैं आपको एक दूसरा तरीका देता हूं, एक दूसरा विजन देता हूं, एक दूसरा आइडिया देता हूं कि नेस्टेड आपको समझना कैसे। नेस्टेड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आप नेस्टेड जब भी समझने जाएं बेटा, तो आप कैसे समझेंगे, आप शुरुआत करो रूट से। रूट है एनएस। रूट एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो आपका रूट जो है वो एनएस डेटा टाइप है जिसका नाम वेरिएबल का ए है। तो आप क्या करो, आप एनएस ए से शुरू करो, दिस इज द रूट, ये रूट है। अब एनएस ए से शुरू करने के बाद आपकी मुलाकात एक्स से हुई और आपकी मुलाकात एमडी वाई से हुई। तो आपकी मुलाकात दो लोगों से हुई, एक एक्स से हुई और एक बाई से हुई, और बाई का टाइप अपने आप में एमडी था। दो पार्ट में ब्रेक कर लिया आपने इसको। सो यू जस्ट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। अब जब जैसे ही आप बाई को एक्सप्लेन करने गए, मतलब एमडी को एक्सप्लेन करने गए कि एमडी जो है वो क्या है, व्हाट इज एमडी, तो एमडी जो है वो जेड है। एमडी को एक्सप्लेन करने गए तो एमडी जो है वो जेड मेंटेन कर रहा है वेरिएबल, जो कि इंटीजर टाइप का है। हो सकता है यहां पे एक कैर भी लगा होता, बिल्कुल लग सकता था। तो हो सकता था यहां पर एक कैर बी भी लगा होता। सो दैट इज द वे। तो मतलब कहानी क्या जा रही है, शुरुआत करेंगे आप ए से जिसका टाइप है एनएस, जिसमें दो लोग हैं, एक एक्स है एक बाई है, बाई का टाइप है एमडी, जेड और बी। ठीक। अब आप कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको जेड को एक्सेस करना है तो आपको कौन सा पाथ फॉलो करना होगा, ए से बाई पर आने के लिए आपको एक डॉट यहां लगाना पड़ेगा, और बाई से जेड पर आने के लिए आपको एक डॉट यहां पर लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि दो डॉट की हेल्प से पूरा जेड एक्सेस हो सकता है और दो डॉट की हेल्प से पूरा बी एक्सेस हो सकता है।
यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप प्रॉपर इसकी एक ट्री बना लो और उस ट्री से आपको पता लग जाएगा कि फाइनली आपको लीफ एक्सेस करनी है तो रूट से चलना है और लीफ तक पहुंचना है तो आपको कैसे आना है। इवन इस क्वेश्चन में आपको और भी बहुत सारा डिजाइन पूछा जा सकता है नेस्टेड में। नेस्टेड अपने आप में 3-4 नेस्टेड स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं। उस समय ये कहानी कॉम्प्लिकेटेड और बन जाएगी, समझना कठिन हो जाएगा। जैसे मैं आपको अगर यहां पर एक नेस्टेड स्ट्रक्चर देता हूं, स्ट्रक्ट एक्स, और यहां पर मैंने दिया इंट ए कैर बी struct by, and this is z, this, and struct by int p int star q and struct m and this x this, and write down struct m char l and int e, this. Suppose that is the structure. अब ये अगर आप डायरेक्ट समझने गए तो आप फंसोगे, पेपर में फंसोगे, बाहर निकाल ले जाओगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पेपर में फंस जाओगे क्योंकि इसमें मैं बार बार नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज करता हुआ जा रहा हूं, बार बार नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूं। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएं बेटा, तो कहीं भी कुछ भी आपको असाइन करना हो, आप इसका नेस्टेड स्ट्रक्चर स्टार्ट करो, कहानी शुरू होगी आपकी। ठीक है, कोई एक वेरिएबल है, एक्चुअली मैं आपको वो यहां पर एक मेन ले लेते हैं, तो मेन मान लो आपने लिया और मेन में आपने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड ले लिया और स्ट्रक्ट कीवर्ड का जो टाइप है वो एक्स ले लिया और आपने कोई वैल्यू ले ली जी, लाइक दिस। अब शुरुआत जी एक्स से होगी, है ना, तो शुरुआत होगी जी से जिसका टाइप एक्स है यहां से। अब इसको आप ब्रेक करते जाओ, ठीक, 3 पार्ट में ब्रेक होगा, ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा दिस। एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी एरे है पूरा, और एक पार्ट बाई जेड है, ध्यान रखना बाई जेड है, जिसमें वेरिएबल जेड है, टाइप बाई है। तो वेरिएबल जेड है और टाइप बाई है, क्योंकि जैसे ही टाइप बाई आएगा, टाइप बाई को आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा कि व्हाट इज टाइप बाई। कंपाइलर पूछेगा व्हाट इज टाइप बाई, है क्या ये टाइप बाई। टाइप बाई कह रहा है भाई साहब हमारे 3 मेंबर फिर है, तो टाइप बाई कह रहा है हमारे 3 मेंबर फिर है। अब वो 3 मेंबर में एक मेंबर पी है, एक मेंबर क्यू है और एक मेंबर अपने आप में एक्स है जिसका टाइप एम है, जिसका टाइप एम है। परफेक्ट। अब ये एम क्या है, वो ये है। एम फर्दर ब्रेक होगा 2 पार्ट्स में, जिसमें एक मेंबर कैरेक्टर एरे है और एक मेंबर का नाम ई है। अब आपको मान लो ई में 20 डालना है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, क्या लगाने पड़ेंगे, वो अब आप यहां से आसानी से देख सकते हो। पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, जी डॉट जेड डॉट एक्स और ये, ठीक है। सो जी डॉट
जेड डॉट एक्स डॉट जो भी आप ई, अगर यू हैव टू एक्सेस दिस एलिमेंट सपोज, तो डॉट ई. So with the help of three dot, you can access E and you can put the value in E. आप कोई वैल्यू E में डाल सकते हो. ये हमारी स्टोरी. ठीक, अब यहां से एकदम क्लियरली विजिबल है, ये बिल्कुल बाइनरी टर्नरी ट्री की तरह चलता चला जाएगा और आप आसानी से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो. कब क्या वैल्यू पहुंचानी है, कब क्या करना है, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर में कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगा. ऐसे समझने जाओगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम लगेगा कि अरे कैसे मैं डी में वैल्यू पुट करूं, कैसे मैं ई में वैल्यू पुट करूं, क्या का क्या एक्सप्लेनेशन जा रहा है. यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या वेरिएबल. तो एक साइड आपको वेरिएबल का नाम लिखना है और एक साइड उसका टाइप लिखना है. जैसे ही वो वेरिएबल कंप्लीट हो जाए उसके मेंबर्स लिख देने, फिर उसके मेंबर्स लिख देने, उसके मेंबर्स लिख देने. फाइनली आप कितना भी बड़ा नेस्टेड ट्री बना सकते हो. चाहे वो 5 बार नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया हो, चाहे वो 6 बार नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज किया हो, चाहे वो 10 बार नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज किया हो, आप उसमें क्लियर कट आसानी से बता सकते हो नेस्टेड स्ट्रक्चर को. ठीक है, ये क्लियर हुआ. अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि अगर हम फंक्शन को इन्वॉल्व करें स्ट्रक्चर में, फंक्शन के बारे में. हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मैं रिकर्सन की बात करता हूं, जैसे सिंपली इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे, दिस, इसमें मुझे ध्यान आया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं यहां से ये रिटर्न स्टेटमेंट हटा देता हूं तो क्या क्या कहानी होगी दोनों में से. मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट दिया ही नहीं पूरे रिकर्सन में. तो पहली बात, क्या ये सिंटैक्टिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है अगर मैंने रिटर्न नहीं दिया. बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन नोटिस किया गेट में. क्या नोटिस किया? मैंने नोटिस किया कि एक फंक्शन था. ध्यान से देखना कैसे घुमाते हैं. एक फंक्शन दिया और यहां पर उन्होंने कुछ इंट एक्स दे दिया और यहां पर दे दिया इफ एक्स इक्वल टू 1 प्रिंट एफ %d. याद आ गई ये बात तो बता दे रहा हूं, वरना भूल जाता तो कॉन्सेप्ट आपके लिए ये छूट जाता. और कुछ उन्होंने एफ एक्स माइनस 1 किया और यहां पर प्रिंट एफ %d एक्स कर दिया. अब इस क्वेश्चन को नोटिस करने जाओ आप तो पूरे फंक्शन में, मतलब रिकर्सन में, कहीं भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया गया और ये क्वेश्चन प्रॉपर काम करता है. इस क्वेश्चन से आउटपुट निकल के भी आता है ना. तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो है रिटर्न स्टेटमेंट कंसीडर कर लिया जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट उस पूरे फंक्शन का पार्ट है. क्या है? पार्ट है. तो रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी दोगे तो वो ले लेगा. जैसे मेन में अगर आप बात करोगे तो मेन में क्या हम रिटर्न स्टेटमेंट हर बार लगाते हैं? नहीं लगाते हैं. लेकिन मेन 0 और 1 अपने आप में मान के कि 0 रिटर्न कर रहा कि 1 रिटर्न कर रहा वो मान लेता. लेकिन क्या 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप नहीं लगाओगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न लेके फंक्शन लौट जाएगा अगर आप रिटर्न नहीं भी देते हो. दैट इज द वे. पहली बात. तो यहां पर अगर आप रिटर्न लगा दोगे तब तो बहुत ही बढ़िया है. प्रिंटएफ लिख के आपने रिटर्न लगा दिया, परफेक्ट. नहीं लगाया, ये कोई अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है कि आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे. दूसरी बात, ये सी के सारे स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट भी नहीं करता है. C99 में स्टैंडर्ड में जाके इसको ब्रेक स्टॉप कर दिया. C99 में आपको इस रिटर्न को डिफाइन करना ही पड़ेगा. यानी C89 90 तक तो ये ठीक है कि अगर आप रिटर्न नहीं दे रहे हो तो फंक्शन का अपना एक बाय डिफॉल्ट रिटर्न मानकर फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है और उसका प्रॉपर आउटपुट आ जाता है. लेकिन ऐसा करना एकदम गड़बड़ है क्योंकि यहां कोई क्लैरिटी नहीं है.
अगर हमने रिटर्न नहीं दिया तो क्या हम लेके क्या लौट रहे हैं, 0 लेके लौट रहे हैं कि 1 लेके लौट रहे हैं, या हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न करवानी थी तो हम वो रिटर्न नहीं करवा पाएंगे। तो फंक्शन में अगर रिटर्न नहीं है तो वो एरर तो नहीं देगा, लेकिन आप इस तरीके के अगर कोड देखोगे तो डेफिनेटली यहां पर आउटपुट आएगा। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रिटर्न नहीं भी देते हो तो भी आपका प्रोग्राम जो है वो आउटपुट लेके निकलेगा। ऐसा नहीं कि आउटपुट लेके नहीं निकलेगा, लेकिन आप प्रॉपरली कभी भी ऐसा नहीं, आपको गेट में तो कम से कम नहीं दिया जाएगा कि वो आपको रिटर्न ना ही दे, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन बन जाएगा कि मैं क्या रिटर्न लेके लौट रहा हूं, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1 लेके लौट रहा हूँ या 0 लेके लौट रहा हूँ। तो मैं क्या लेके लौटूंगा ये क्लियर करना यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज यहां ध्यान रखना। अब मैंने फंक्शन को इन्वॉल्व किया स्ट्रक्चर में, कि अगर स्ट्रक्चर में फंक्शन इन्वॉल्व हो तो कहानी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्ट्रक्चर बेटा डिफाइन किया और वो मैंने स्ट्रक्चर लिया md, है ना, और वहां पर मैंने एक वैल्यू ले ली int a और एक वैल्यू मैंने ले ली फ्लोट b। ठीक, और फिर मैं मेन में गया और मेन में जाके मैंने स्ट्रक्ट st1 इक्वल टू 10,2.3 स्टैटिकली वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। फिर एक फंक्शन को मैंने कॉल किया f st1 दिस, और यहां पर मैंने इस फंक्शन को जस्ट कॉल करने के बाद इसको क्लोज किया और यहां पर आया और मैंने एक वॉइड लिया, f लिया और स्ट्रक्ट कीवर्ड को डिफाइन किया और st1 ले लिया, और यहां पर मैंने st1.a इक्वल टू st1.a प्लस 5 कर दिया, और फिर मैंने printf ले लिया एंड %d ले लिया एंड st1.a को आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे एक समझने वाली बात है कि फंक्शन में आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सो आई एम पासिंग कंप्लीट st1, आई एम नॉट पासिंग इंडिविजुअली मेंबर्स भी पास किए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मैं पूरे स्ट्रक्चर को भी पास कर सकता हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है ना, वरना आपको पहली बार देखने में अनीज आती है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है आपको कि अरे पूरा स्ट्रक्चर कैसे पास हो सकता है। बिल्कुल पास हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न भी हो सकता है, बिल्कुल रिटर्न हो सकता है पूरा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरीके से बिहेव करता है। नॉर्मल वेरिएबल पूरा पास हो सकता है तो स्ट्रक्चर पास हो सकता है। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस पास हो सकता है तो स्ट्रक्चर का एड्रेस पास हो सकता है। नॉर्मल वेरिएबल का पॉइंटर बन सकता है तो स्ट्रक्चर का पॉइंटर बन सकता है। तो ये चीज देखने वाली बात है कि ये st1 पास हुआ इस st1 में। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब st1 हो गए, जिनके दो पार्ट हो गए, एक a और b, और ये st1 यहां से अपने दोनों पार्टीशन a और b के साथ कॉल हुए और a2 और 2.3 के साथ। अब ये इसमें गया, ये इसमें गया। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो st1 अलग है, ये st1 अलग है, दोनों st1 अलग अलग है, रिमेंबर दैट। अब यहां पर st1.a प्लस 5 मतलब 10, 5, 15 जो है आपका एज ए आउटपुट आ जाएगा जब आप इसको देखने जाएंगे। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये बन सकता है कि मैं मान लो यहां पर एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं, f st1 फाइनली कुछ कैलकुलेट करके st1 में स्टोर कर रहा है, और यहां से मैंने
रिटर्न st1 कर दिया, ठीक। और फिर अब इस कोड को प्रॉपर बच्चा नोट कर लो, नोट करो इस कोड को, बड़ा जरूरी है ना। मैं बार बार कहता हूं, आज समझ में आ रहा है, आज से 3 महीने बाद गारंटी नहीं है कि आपको हर चीज देख के समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। %d_st1.a दिस, और यहां से वॉइड हटा लेना और इसको स्ट्रक्ट कर देना, स्ट्रक्ट कर देना, स्ट्रक्ट एफ स्ट्रक्ट st1। तो मैंने यहां पर किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न करने की बात कही है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न हो सकता है। जब पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न होगा तो यहां पर 10 गया था, यहां पर 2.3 गया था, जो अपडेट होके 15 हो गया था। 15 और 2.3 फाइनली रिटर्न किए जाएंगे, जो कि रिटर्न होकर यहां पर आएंगे, यहां पर आएंगे, क्या लेके आएंगे? 15 और 2.3, जो कि st1 के पहले पार्टीशन में 15 अपडेट कर दिया जाएगा और st1 के दूसरे पार्टीशन में 2.3 अपडेट कर दिया जाएगा और उसको फाइनली उठा के प्रिंट कर दिया जाएगा। पिक्चर क्लियर हो रहा है? इन भाई साहब ने अपने सेक्शंस में कुछ अपडेट किया और अपने सेक्शन को रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर रिटर्न हो गया और ये पूरा डब्बा गिरा जाके इस डब्बे पे और ओवरलैप हो गया और इसकी वैल्यूज को अपडेट कर दिया और फाइनली प्रिंट करा लिया। तो हमने क्या किया, ये पूरा डब्बा पास भी किया जा सकता है और रिटर्न भी लिया जा सकता है, यानी पूरा स्ट्रक्चर पास भी किया जा सकता है और स्ट्रक्चर को रिटर्न भी लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का डिमांड कैसा है। तो स्ट्रक्चर में सब कुछ पॉसिबिलिटी वही है जो नॉर्मल वेरिएबल में होती है। तो वैसे तो स्ट्रक्चर का बहुत डिटेल और है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली आप देखेंगे कि क्वेश्चंस मैक्सिमम जो आए हैं वो इतने कॉन्सेप्ट तक पूरे कवर हो जाते हैं कि आपको बस ये समझ में आ जाए कि स्ट्रक्चर पॉइंटर कैसे काम करता है, आपको ये समझ में आ जाए कि फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट होता है और स्ट्रक्चर की बनावट कैसे होती है, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी स्ट्रक्चर की। अब हम 2-3 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब 1-2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे सॉल्व करते हैं और बाकी आपके असाइनमेंट में मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, वो आपका असाइनमेंट स्ट्रक्चर का मिल जाएगा। तो वहां यहां से आपका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सी में ऐसा कुछ खास बचा नहीं है कि जो पार्ट कवर ना हुआ हो। तो मैं अभी क्वेश्चन ले लेता हूं, स्ट्रक्चर का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन। बड़ा क्वेश्चन है, साथ में लिखते चलेंगे, समय की बचत होगी। स्ट्रिक्ट S1 कैर पॉइंटर str1 स्ट्रक्ट S1 ptr। ध्यान रखने वाली बात है कि इन्होंने सेम पॉइंटर को यूज किया है। स्टैटिक स्ट्रक्ट S1 arr, है ना, इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज निखिल
ARR+1 क्लोज, आदित्य है ना, इसी के अंदर है आदित्य ARR+2 क्लोज, ठीक। नाउ सुधीर ARR this and now curly braces close। ये पूरा है ना एक कोड लिख गया। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्ट S1 स्टार P3 int I for I equal to 0, I less than equal to 2, I plus plus, here P of I equal to ARR of I plus PTR dot PTR ठीक है। this now finally I want to printf percent s p0 str। सो क्वेश्चन कंप्लीट ये हो गया। यहां से भी आपको एक अच्छा क्लिक मिलेगा क्वेश्चन का। अब ये समझने में कॉम्प्लिकेटेड है गेम, इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप प्रॉपरली इसका डायग्राम प्लॉट नहीं करेंगे, तो समझना आपको डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि S1 के दो मेंबर, एक STR1 एक PTR, दोनों ही पॉइंटर हैं जो कि S1 के मेंबर हैं। S1 मतलब जो S1 डेटा टाइप, और S1 डेटा टाइप जो है वो एरे, एरे एक है जो ARR नाम का है, उसका टाइप S1 है। तो सिंपली समझो क्या कि एक एरे ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लिया। अब इस एरे में आप 3 एलिमेंट्स प्लेस कर रहे हो, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। तो डेफिनेटली एरे को 3 पार्टीशंस में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज यू आर स्टोरिंग 3 एलिमेंट्स। सो यू आर स्टोरिंग 3 एलिमेंट्स इन एरे, so you just break array in 3 parts. The base address of array is ARR. This is ARR plus 0. This is ARR plus 1. This is ARR plus 2. ये तो बेसिक हमारा एक था एरे को सॉल्व करने का तरीका। देन अब इस S1 के अंदर 2 पार्टीशन, है ना। तो मतलब अगर अकेला मैं कोई एक वेरिएबल लेता, अकेला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता S1A, तो क्या होता, ये A जो है वो 2 पार्टीशंस में ब्रेक होता। एक पार्टीशन STR1 नाम का होता और एक पार्टीशन PTR नाम का होता। अब जैसा ये अकेला एक डब्बा है, ऐसे 3 डब्बे हो गए।
तो मैं ब्रेक तो हर डब्बे को 2 पार्टीशन में करूंगा, चूंकि इसको आसानी से ब्रेक, बिकॉज S1 हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक होगा और हर डब्बा S1 है, तो आपने कहा मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया इसको। कोई बता सकता है इसका नाम STR1, इसका नाम PTR1, इसका नाम STR1, इसका नाम PTR1, इसका नाम STR1, इसका नाम PTR1, परफेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एरे लिया, एरे का टाइप S1 है और S1 अपने आप में 2 पार्ट में टूटा हुआ है, तो एरे का हर बॉक्स जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। एरे का हर बॉक्स जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। अब जब आप कह रहे हैं निखिल और ARR+1, तो निखिल एक्चुअली में एक कोई स्ट्रिंग है जो कहीं स्टोर हुई है मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में। मतलब कि कहीं पर एक निखिल स्ट्रिंग प्रॉपर स्टोर की गई है। मतलब निखिल का कोई एक बेस एड्रेस होगा जो होगा 1000 से शुरू होगा और अपना ऐसे करके 1001, 1002, 3, 4, 5, 6 ऐसे एंड हो रहा होगा। ऐसे ही कोई एक आदित्य स्ट्रिंग होगी, आदित्य स्ट्रिंग होगी, आदित्य स्ट्रिंग होगी और जो कहीं स्टोर की गई होगी, और इस आदित्य स्ट्रिंग का भी कोई एक बेस एड्रेस होगा, है ना। बिना बेस एड्रेस के कैसे स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही कोई एक सुधीर स्ट्रिंग होगी और सुधीर स्ट्रिंग जो है वो आप यहां ले सकते हो, सुधीर, और जिसका बेस एड्रेस आपने 3000 मान लिया। अब यहां से शुरू होता है स्टोर होना। एरे के पहले बॉक्स के पहले पार्टीशन में निखिल का बेस एड्रेस स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि पहला पार्टीशन कैरेक्टर पॉइंटर है, यानी किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो STR1 में कैरेक्टर का एड्रेस डाला जाएगा, मतलब कैरेक्टर एरे जो कुछ भी कह लो, मतलब लेकिन उस पर कैरेक्टर ही स्टोर होना चाहिए, उसमें रहने वाला आदमी कैरेक्टर होना चाहिए। तो निखिल का जो बेस एड्रेस है वो यहां पर स्टोर कर दिया गया, प्लस अगला वाला जो PTR है वो अपने ही जैसे किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस लेगा, क्योंकि उसका टाइप S1 है। क्या है? S1 है, मतलब वो S1 टाइप को पॉइंट करने के लिए बनाया गया है। तो PTR में क्या जा रहा है? ARR+1, और ARR+1 का भी टाइप S1 है, ARR+2 का भी टाइप S1 है, सबका टाइप S1 है। इसीलिए PTR में मैं उसके ही जैसे टाइप का एड्रेस रख सकता हूं। तो PTR1 में आपने ARR+1 रखा, तो PTR का टाइप और ARR+1 का टाइप दोनों मैच कर रहे हैं। ARR+1 का टाइप भी S1 है और PTR में रखा भी S1 टाइप का ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो आप रख सकते हैं। मतलब कि मैं कह सकता हूं आई कैन पॉइंट कि जो मेरा अपकमिंग बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स है, उसको मैंने पॉइंट करा दिया। जो भी मेरा अपकमिंग बॉक्स है उसको मैंने पॉइंट करा दिया, और यहां से प्रॉपर मेरा 1000 पॉइंट हो गया। सारा गेम स्ट्रक्चर को प्रॉपर ड्रॉ करने का है, और आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर ड्रॉ कर पाएंगे तो कहानी सॉल्व हो जाएगी।
अब उसके बाद सेम कहानी वहां होगी, यहां पर डाल दिया गया 2000 और यहां पर डाल दिया गया। अब पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्रॉब्लम पैटर्न फॉलो कर रही है। अब आप आंख बंद करके बता सकते हो कि सब क्या हो रहा है। ये 3000, ये 3000 और यहां ARR का मतलब दिस। तीसरा डब्बा पहले डब्बे को पॉइंट कर रहा है, पहला डब्बा दूसरे डब्बे को पॉइंट कर रहा है, दूसरा डब्बा तीसरे डब्बे को पॉइंट कर रहा है। ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक। हाँ, लिंक लिस्ट नहीं है बिकॉज इट इज ए स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो वी कांट से कि ये लिंक लिस्ट है, बट कुछ इस तरीके का इन्होंने डिजाइन किया। यहां पर इन्होंने एक पॉइंटर एरे लिया है बेटा। पॉइंटर एरे एक्चुअली में ये थोड़ा क्वेश्चन को और इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है, बट रादर देन इसको अगर आप ऐसे समझेंगे तो एक पॉइंटर एरे ले लिया इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंटर एरे ले लिया जिसके 3 स्लॉट हैं, ये P है, ये P+1 है, ये P+2 है, दिस P3, दिस। ये पॉइंटर एरे है, कल पढ़ाया था पॉइंटर एरे, जिस एरे में एड्रेसेस रखे जाएं वो पॉइंटर एरे है। अब पहले ही समझ लेते हैं, एक तीनों को समझने की जरूरत नहीं है। I0 ये हुआ ARR0, ARR0 ये रहा, और चूंकि ARR0 में ब्रैकेट लग रहा है मतलब ARR0 के अंदर जा रहे हो आप, बिकॉज यू आर अप्लाइंग बिग ब्रैकेट मींस स्टार, दोनों चीजें एक ही होती हैं। तो आप ARR0 के अंदर चले गए। ARR0 के अंदर जाने के बाद यू आर हियर, दिस इज ARR0 फ्रॉम इनसाइड। किसको बाइंड किया जा रहा है? PTR। PTR को बाइंड कर दिया गया, मतलब PTR कहने का मतलब PTR1, PTR1 को बाइंड किया गया। PTR1 का मतलब उसके अंदर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू? ARR+1। ARR+1 goes to P of 0, so I am putting ARR+1 here. Means simply this is nothing. I am just point out the first, I'm point out the second box. I'm pointing the second box via this array. कुछ नहीं किया, अब इस एरे का भी बेस एड्रेस दूसरे एरे में स्टोर करा लिया। अब यहां से देखो, ये एक्सप्रेशन परफेक्टली क्लियर हुई होगी। अब यहां से देखो, P of 0 मतलब P के 0th वाले बॉक्स के अंदर चले जाओ, दिस इज P, दिस इज 0, इसके अंदर गए, आई एम हियर, तो हमें मिल गया ARR+1। हमारी मुलाकात हुई ARR+1 से, सो हियर ARR+1 इज द आउटपुट। एंड एरो क्या कहता है? एरो कहता है कि भाई जिस आप उसके जिस बॉक्स के मेंबर्स को डायरेक्टली देखना चाहते हो उसमें एरो लगा दो। तो मतलब मैं ARR+1 के मेंबर्स को डायरेक्टली देखना चाहता हूं, तो ये STR लिख दिया क्या मैंने? PTR होगा आई थिंक, ये है ना। अच्छा, STR1 कह सकते हो आप इसको, STR1, दिस इज STR1। तो P0 से डायरेक्ट आपने एक्सेस किया क्या? STR1। P0 में पड़ा था ARR+1, ARR+1 का STR1 एक्सेस करोगे, क्या मिलेगा? अच्छा ये है, ARR+1 पर गए थे, ARR+1 के अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद आप क्या बाइंड कर रहे हैं? STR1। तो आपने बाइंड किया STR1, कितना पड़ा हुआ STR1 में? 2000, तो इसका आउटपुट बेटा मिला 2000। और परसेंटेज कहता है कि जिस बेस एड्रेस को, जो बेस एड्रेस उसको मिल गया, वहां से लेके जब तक नल नहीं मिलेगा आप क्या कराते चले जाएंगे?
प्रिंट कराते चले जाएंगे। तो 2000 पर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो बेटा पूरी की पूरी प्रिंट होके आ जाएगी, मतलब आदित्य प्रिंट होके आ जाएगा। दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, है ना? यही कहानी हो रही है ना सारी। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करने जाओगे, कंप्लीटली समझ पाओगे कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है और कैसे। ऐसे ही एक छोटा क्वेश्चन और दूंगा, फिर इसके बाद स्ट्रक्चर को पूरा फिनिश करता हूं और स्टार्ट करूंगा आपका टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर। तो हाँ, ये गलत है, टू मतलब चेंज कर लो, वन हो जाओ दिस, है ना? लेस देन होगा एक्चुअली में टू, ये वो चेंज कर लो एरे के साइज के हिसाब से। एक क्वेश्चन और दूंगा, ये इससे आप कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट कैसे स्ट्रक्चर पूरा सॉल्व होगा। साथ साथ लिखना, क्वेश्चन बड़ा है। मेन स्ट्रक्ट S1 कैरेक्टर पॉइंटर Z int I struct S1 star P this, है ना? फिर उसके बाद स्टैटिक, ये स्टैटिक ऐसे ही लगा दिया गया, स्ट्रक्ट S1